गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और बाजारों में थोड़ी बहुत दबाव देखने को मिल रहा है। कल हमने एक बार फिर 26,000 का आंकड़ा पार तो किया था, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए, और आज थोड़ा बहुत दबाव, प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से देखने को मिल रही है। आज वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, उसके चलते हुए दबाव बिल्कुल संभावता बनते हुए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेजी। आप निकाय की बात करें तो रिकॉर्ड हाई टच करके थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली वहां देखने को मिल रही है, लेकिन यूएस मार्केट्स जो है ऑल टाइम हाई पे काम काज कर रहे हैं। उनके बेंचमार्क्स तीनों ही इंडाइसेस S&P 500, डाउ जोन्स और नास्डैक अपने रिकॉर्ड स्तरों पे कामकाज करते हुए। इंडियन बाजारों में आपको इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए, कैसे अर्निंग्स आ रही है और क्या इम्पैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिल रहा है, इस सब पे हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। Mr. Sachin Jasuja, he's head of equities and founding partner at Centricity Wealth Tech, and Mr. Gaurav Sharma, he's associate vice president and head research at Globe Capital. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। My first थैंक question यू। goes for Gaurav sir. Gaurav sir, ये बताइएगा, 26,000 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल बन गया है, पार करते हैं लेकिन फिजल आउट हो जाते हैं, लेकिन हम उतना बुरा भी नहीं कर रहे, कंसोलिडेट हो रहे हैं एक नैरो बैंड में। क्या लगता है आपको निफ्टी पे क्या करना चाहिए? और बैंक निफ्टी जिसने सहारा दिया था निफ्टी को इतना उछाल में, वहां पे भी एक कंसोलिडेशन ही देखने को मिल रही है। गीतू जी, हाय, गुड आफ्टरनून टू द व्यूअर्स। अभी जो हम देख रहे हैं इंडियन इक्विटीज में 26,000 के आंकड़े के पास बाजार रजिस्ट कर रहा है। एक साइकोलॉजिकल लेवल है। वी आर जस्ट अबाउट अ परसेंटेज फार फ्रॉम द फॉर्मिंग द न्यू ऑल टाइम हाई। तो ऐसे माहौल में ऐसे समय पर थोड़ा सा जिटरी मूवमेंट आना, आई थिंक ये कोई ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं है। अच्छी चीज ये है कि वी आर मूविंग इन टैंडम विद अदर इक्विटीज, ग्लोबल इक्विटीज की मैं बात कर रहा हूँ। हाइस के नजदीक ट्रेड कर रहे हैं। कंसोलिडेट होना ऊपरी स्तरों पे हमेशा अच्छा माना गया है। बाजार के अंदर दो तरीके से, अगर हम करेक्टिव फेज की भी बात करें तो टाइम वाइज या प्राइस वाइज होता है। अगर टाइम वाइज हो रहा है तो आई थिंक अच्छा है, स्थिरता संकेत मिल रहे हैं। अर्निंग सीजन चल रहा है ऑलरेडी। ये क्वार्टर के नतीजे हमारे पास आ रहे हैं। सो फार तो नतीजे आए हैं, नेगेटिव नहीं कहेंगे। एफएमसीजी में एक्सपेक्टेशन थी, उसी के लाइन पे चलते हुए आए हैं। बाकी स्तरों पे देखें, जहां आईटी ने सरप्राइज किया है कई पॉइंट्स पे, जहां से ह्यूज नेगेटिविटी का अंदेशा था, बैंकिंग ने आउट परफॉर्मेंस दी है। आने वाले समय में भी मैं उम्मीद करूंगा ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। स्पेशली यहाँ से बीएसयू बैंकिंग पैक वैल्यूएशन फ्रंट पे देखें तो क्या कमाल की वैल्यूएशंस हैं। इस टाइप का मूव आना ड्यू था। अब छोटे बैंक्स ने भी, सेंट्रल बैंक्स, द बैंक ऑफ इंडिया, द यूको, द यूनियन बैंक, उन्होंने भी परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। लार्जर पेयर्स की बात करें तो ऑलरेडी उनके अंदर एक अच्छा मूव था। तो आई थिंक हमें इस तरीके से नोकन कॉर्नर्स ढूंढने चाहिए। मेटल ऑटो इंडेक्स की बात करें, उसने तो कमाल ही किया है, और आगे आने वाला समय भी अच्छा ही संकेत दे रहा है। मुझे उम्मीद है ये महीने के भी जो ऑटो सेल्स फिगर्स आएंगे वो इम्प्रेस करेंगे, और अक्टूबर मंथ में हमें फर्दर एक्सटेंशन मूव मिलना चाहिए, रिसेंट अप मूव का। मेटल्स के अंदर से अच्छे संकेत हमें ऑलरेडी मिल ही रहे हैं। प्रेशियस मेटल्स ने कमाल कर दिया है। वी आर जस्ट ट्रेलिंग बिहाइंड। अब तो सोना खरीदने से पहले 4 दफे सोचना पड़ता है। द glitter in everyone's eyes is now having a good toll on their pockets. तो अब बेस मेटल्स की भी बात करें, कॉपर, एल्यूमिनियम, अगर यहाँ से समझौता होता है यूएस और चाइना के बीच के अंदर, तो डिमांड वापस पिकअप करेगी, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन वापस फ्लरिश करेगा, तो डेफिनेटली वहाँ से सीधी सीधी डिमांड आएगी, और इंडियन मेटल कंपनीज को उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। तो ऑल इन ऑल देखा जाए तो ये जो ऊपरी स्तरों पे हमें कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, ये काफी अच्छा बाजार के लिए संकेत है। अगर किसी भी हालात में कोई डिप नजर आता है, यहाँ से कोई भी डिप मिलता है 200-400 पॉइंट का, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाय ऑन डिप्स का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मेंटेन करना चाहिए दोनों ही इंडेक्स में, बैंक एक्स एंड निफ्टी इंडेक्स। सचिन जी, क्या आप हमारे साथ हैं? सचिन, आई कैन सी यू। या सचिन, ये बताइएगा, टू मेजर ट्रिगर्स जिसपे हम सबका ध्यान होगा। एक तो एफओएमसी की बैठक का आउटकम वेंसडे को, जहां पे ये माना जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। दैट्स व्हाई द मार्केट्स आर अप। और दूसरा, ट्रम्प और जी की मीटिंग जो थर्सडे को शेड्यूल्ड है। तो टू इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो मार्केट को यहाँ से शेप कर सकते हैं। तो ऐसे में आप इस डिप पे क्या करेंगे? खरीदारी करेंगे या फिर आप साइडलाइंस पे? Sachin, can you hear me?
आई थिंक सचिन इज नॉट विद अस। चलिए एक बार अक्सर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपने मेटल्स की बात की, आपने कहा कि अगर यूएस और चाइना के बीच में समझौता होता है तो मेटल स्पेस में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। और टाटा स्टील बहुत दिनों के बाद एक अच्छा मोमेंटम में था, ब्रेकआउट दिया और 180 के ऊपर है, टॉप गेनर है इस समय निफ्टी का। जेएसडब्ल्यू स्टील 1.25% के इजाफे के साथ कामकाज करते हुए 1166 का लेवल है। और कुछ अन्य काउंटर्स नैल्को सेल जैसे काउंटर्स भी आज अच्छी खासी मजबूती में कामकाज कर रहे हैं। तो निफ्टी मेटल इंडेक्स आपको कैसा लगता है, और अगर कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदना चाहिए? गीतू जी, जैसे मैंने ओपनिंग कमेंट्री में कहा था, मेटल्स हमारे एक फेवरेट पैक में से हैं। अभी ये अर्ली यानी कि समझौता होने से पहले ही मूव स्टार्ट हो गया है, जो एक बाजार का नॉर्मल फिनोमिना है। एक्चुअल आउटकम से पहले चीजें इंडिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। मेटल के अंदर तेजी शायद वही एक संकेत दे रही है कि इस बार कुछ पॉजिटिव न्यूज हमें चाइना यूएस ट्रेड टॉक से मिलनी चाहिए। मैं भी उसके अंदर एक सकारात्मक व्यू ही रखता हूँ। आपने जो शेयर्स का नाम लिया, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, ये सभी हमारे फेवरेट पिक्स हैं एज ऑफ नाउ। साथ ही साथ में अदर माइनर्स, सरकारी माइनर्स को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। मेधानी, एनएमडीसी, इनके अंदर भी एक अच्छी चाल है। एनएमडीसी की जब मैं बात कर रहा हूं तो एनएमडीसी इसलिए मुझे पसंद आ रहा है क्योंकि अभी एक चाल आई नहीं है, करेक्टिव वेव में चल रहा है। 80 रुपए के आसपास तक का भाव चला गया था, अभी 74-75 रुपए के आसपास चल रहा है। ये जो छोटी गिरावट इस शेयर में आई हुई है, ये एक अच्छी ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। एक रीजनेबल डिविडेंड यील्ड भी है एनएमडीसी की। देयरफॉर हमारे एक पसंदीदा सेफ बेट्स में से रहता है। और जब भी इस शेयर में डिप आए तो ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों ही पर्सपेक्टिव से ये शेयर काफी बेहतरीन है। ओके, एक और सेक्टर जहाँ पे खबरें बहुत गर्म है कि सरकार जो है वो एफडीआई यानी कि जो विदेशी निवेशक है उनकी लिमिट जो है वो बढ़ा सकता है, वो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पीएसयू बैंक्स की अगर हम बात करें तो। और ये माना जा रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है एफडीआई 49% कर दी जाएगी फ्रॉम द करंट 20%। और अगर ऐसा होता है, जैसे कि हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे बैंक्स में विदेशी निवेश का इंटरेस्ट जगह है, चाहे वो आरबीएल हो, चाहे वो येस बैंक हो, चाहे वो एनबीएफसी सम्मान कैपिटल हो, और पीएसयू बैंक्स वैल्यूएशन फ्रंट पे भी काफी कंफर्ट हमें देते हैं और एक अच्छे मोमेंटम में भी अब ये स्टॉक्स आ चुके हैं। आज अगर हम पीएसयू बैंक्स की लिस्ट देखें तो यहाँ इंडियन बैंक जो टॉप परफॉर्मर रहा है इस पूरे वर्ष में, आज करीबन 2.25% ऊपर है। महाराष्ट्र बैंक, पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, सब में काफी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस में अगर कुछ खरीदना हो एसबीआई को छोड़ के, क्योंकि एसबीआई जो है अपने रिकॉर्ड स्तरों के आसपास पहुंच चुका है, तो क्या खरीदना चाहिए? और ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी बैंक्स में हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखी है वो छोटे और मंझोले बैंक है। एब्सोल्युटली। इसमें मैं पहले डिस्क्लेमर देके स्टार्ट करना चाहूंगा यहाँ पे एक चीज। पीएसयू बैंक्स में हम आप काफी लंबे समय से अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते आ रहे हैं, हमारी रिपोर्ट्स पे भी कवरेज है, और रिसेंट दिवाली पिक में भी हमने एक स्टॉक को रेकमेंड किया, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा भी। तो हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ। इट इज पार्ट ऑफ आवर दिवाली पिक। और पिछले लंबे समय से हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक हमारे फेवरेट पिक्स रहे हैं फ्रॉम द लार्जर पीएसयू बैंकिंग स्पेस। अब जब बाइंग इंटरेस्ट स्मॉलर पीएसयू बैंक्स में भी आ गया है तो हमने भी अपना कवरेज शिफ्ट किया उस तरफ, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमें खासा अच्छा लग रहा है। करंट लेवल्स के आसपास ही हमारा रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, अगर मैं सही से रिकॉल कर पा रहा हूँ तो लगभग इसी लेवल के 57-58 के भाव पे हमने बाय इस स्टॉक के अंदर रेकमेंड किया हुआ है। और काफ़ी बेहतरीन प्लेसमेंट है, एसेट क्वालिटी भी अच्छी है। एट लार्ज अगर हम बात करें तो पीएसयू बैंक्स का अब जो बैलेंस शीट है, दे हैव अ लॉट क्लीनर बैलेंस शीट गोइंग फॉरवर्ड। हम आने वाले क्वार्टर्स और साल या 2 साल की भी मैं बात करूं तो मैं एक पॉजिटिव आउटलुक रखता हूं। एक ऐसा बीटन डाउन स्टॉक था जिसने एक लंबे समय से परफॉर्म नहीं किया था, निचले स्तरों पे ट्रेड कर रहा था, इसलिए हमें काफ़ी पसंद आ रहा था। वैल्यूएशन फ्रंट पे एट लार्ज सभी की वैल्यूएशन अच्छी है, दे आर रिलेटिवली चीपर, जब हम काफ़ी चीपर हैं जब हम प्राइवेट बैंक के कंपैरिजन में बात करते हैं। और अब क्लीनर बैलेंस शीट के साथ और बेटर और स्ट्रॉन्गर नॉर्म्स के साथ आई थिंक पीएसयू बैंकिंग स्पेस एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन बन जाता है अगर हमें बैंकों में निवेश करना है तो। जी, सचिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आप अपने स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल कर ले तो हमारा फ्रेम थोड़ा सा
बेटर होगा। कनेक्टिविटी Sorry, इश्यूज sorry को for लेकर the Gitu ji, sorry for the bad network. I have to come on my phone rather than हाँ, प्लीज आप on फोन को this. ना हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, जो कि आपकी जो इमेज है वो आई थिंक आपने अपना रोटेशन ऑफ कर रखा है। चलिए वापस Just जगह आप पे एक आइएगा। मिनट वेट कर लीजिए, एक सेकंड बस। श्योर, तब तक मैं गौरव सर से सवाल पूछती हूँ। गौरव सर, पीएसयू भी हमने कवर कर दिया और हमने रिलायंस कवर नहीं किया। रिलायंस के नतीजों के बाद एक काफी अच्छा रुझान हमको देखने को मिला। आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली है रिलायंस में, लेकिन ये स्टॉक जो है ये काफी कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा मूव देने को तैयार है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगले साल इसका आईपीओ भी आ सकता है, रिलायंस रिटेल या जियो जिसकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी। ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको चार्ट्स पे कैसा लगता है? क्या लगता है कि अपसाइड स्टिल ओपन और अब थोड़ा थमेगा? आई थिंक जब हम रिलायंस की चर्चा करते हैं ना, मुझे अब ऐसा महसूस होने लग गया है कि हम किसी शेयर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम अपने आप में ही एक इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, अपने आप में ही एक इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। जी, फ्रॉम पेटकेम बिजनेस टू रिटेल टू डिजिटल टू इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट या कभी कभी लार्जेस्ट भी टेलीकॉम प्लेयर, सभी कुछ इसने बड़े बड़े बिजनेसेस या ये कह लें कि अच्छे मार्जिन के कमाऊ बिजनेसेस में बहुत बेहतरीन तरीके से एंट्री की है और सारे ही बिजनेस केस लगभग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एआरपीयू फ्रंट पे भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो मुझे जो फिगर्स याद है, आई थिंक वो 210 की फिगर याद है। 210 212 का आरपू फिगर चल रहा है जियो का, शायद 240 250 के करीब का आरपू फिगर चल रहा है भारतीय एयरटेल का। तो ये बहुत ही अच्छे फिगर्स हैं। रिलायंस जब भी वैल्यू अनलॉकिंग होगा इसका, जब जियो सेगमेंट अलग आएगा, रिटेल अलग एंड पेटकेम बिजनेस अलग आएगा, तो आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छा होगा और वो सभी के सभी सेगमेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड आई थिंक इसलिए यहाँ पे रिलायंस की किसी भी डिप के अंदर निवेश की सलाह रहेगी। अभी भी हमने देखा एक लंबे समय से रिलायंस रेंज बाउंड मूव में ट्रेड करता रहा, 1300 1350 ऑन द डाउन साइड और हायर साइड पे 1400 1450 180 100 रुपए में ट्रेड करता था। ब्रेकआउट आया और सीधे के सीधे अब देखिए इट इज स्केलिंग हायर और यहाँ से अब बेटर डेज अहेड मुझे नजर आ रहे हैं। इमीडिएट जो अपना टारगेट नजर आता है 1525 से 1550 के लेवल्स का नजर आता है और फिर ये आगे अपने लाइफ टाइम हाइस की तरफ अग्रसर होगा। ओवरऑल इसमें कोई भी टिप मिलता है तो उसे निवेश के लिए कंसिडर करना चाहिए। चलिए, फाइनली सचिन जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। तीन हेलो, तीन बार थैंक अलर्ट यू कर गीति जी, चुकी थैंक हूँ यू अपने फॉर व्यूअर्स हैविंग मी। आई एम को। रियली सॉरी, थोड़ा बैड नेटवर्क था बट नहीं, देर आए दुरुस्त है। आपने नेटवर्क की बात करी तो हम अब टेलीकॉम की बात करते हैं। यस यस, जरूर जरूर जरूर। भारतीय एयरटेल इज होल्डिंग अप क्वाइट नाइसली। रिलायंस की हम बात कर चुके हैं। हाँ जी, वोडाफोन हाँ जी। आइडिया में स्टोरी में ट्विस्ट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बॉल है वापस गवर्नमेंट के कोर्ट में फेंक दी है और बोला है कि अब गवर्नमेंट जो करेगा वो करेगा। और ये माना जा रहा है, कल जो न्यूज आई थी उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम भी स्टॉक में था, ये माना जा रहा है कि सरकार हो सकता है कि कुछ रिलीफ वोडाफोन आइडिया के लिए दे या पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए दे। तो इसके चलते हुए हमने वोडाफोन आइडिया में कल एक अच्छा मोमेंटम देखा था, आज फिर से वो लाल निशान में कामकाज करते हैं। तो भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस, तीनों में से एक खरीदना हो तो क्या खरीदेंगे? देखिए, वैसे मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, हमारा पूरे सेक्टर पे काफ़ी पॉजिटिव व्यू है। स्पेसिफिकली इवन बोथ द कंपनीज रिलायंस एंड भारतीय एयरटेल, हमें लगता है कि जो डेटा कंजम्पशन इंडिया में बढ़ रहा है और जिस तेजी से बढ़ रहा है, और अब तो एआई की वजह से कितने मल्टीपल लेवल्स पे वो बढ़ेगा, तो दोनों ही कंपनीज अभी हमें बता भी रहे थे कि किस तरह से आरपू बढ़ रहा है। इवन इफ हमें लगता है कि अगर वोडाफोन का अगर केस रिजोल्व भी हो जाए, थोड़ा उनको राहत भी मिल जाए गवर्नमेंट के साइड से, बट डेट इतना ह्यूज है और मार्केट शेयर वो इतना ज्यादा लूज कर चुके हैं। इवन इफ देर आर 3 कंपनीज इन द इंडस्ट्री, आई थिंक बहुत पैसा कमाने का एक मौका है इन दिस कंपनीज। बट स्पेसिफिकली जहां पर बैलेंस शीट क्लीन है, जहां पर वो मार्केट शेयर ऑलरेडी गेन कर चुके हैं, तो भारती और रिलायंस दोनों ही हमारे टॉपिक्स हैं। एंड रिलायंस स्पेसिफिकली क्योंकि एक तो रिलायंस ने शेयर होल्डर्स को हमेशा रिवॉर्ड किया है इन द वे कि जियो फिन का आया तो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में से ही निकल के आया वो, तो आगे जियो टेलीकॉम कैन वो भी 10-15 लाख करोड़ का कंपनी बन जाएगा। रिलायंस रिटेल भी 10-15 लाख का करोड़ का कंपनी बन जाएगा, जो कि 3 लाख करोड़ का एनुअल सेल करता है। तो अगर उस स्ट्रक्चर को देखा जाए, एंड एआई पे भी काफी काम कर रहा है। अभी हमने मेटा और रिलायंस का एक ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट ऑन द एआई साइड देखा है, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो मल्टीपल लीवर ऑफ ग्रोथ रिलायंस के साथ भी हैं और मल्टीपल लीवर ऑफ ग्रोथ भारती के साथ भी हैं। तो हमें लगता है कि एटलीस्ट ये सेगमेंट है जहां पर कॉम्पिटिशन कम है
एंड आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, तो काफ़ी सेफ बेट लगता है, जहाँ पर आराम से 15 से 20% का एक कैगर जनरेट किया जा सकता है इस सेक्टर में। लेकिन कनेक्टिविटी उनको ठीक करनी पड़ेगी, हाँ बार जी, बार हाँ जी, हमारे हाँ जी। प्रोग्राम में मुझे लग रहा है बाधा कि पड़ती हमारा हमारा कंजप्शन इतना ज़्यादा है, दिस इज ऑल्सो ए पॉजिटिव न्यूज़, कि हालांकि कनेक्टिविटी पुअर है, उसके बावजूद हमारे पास कोई